हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और अपने स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, रसिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा है ना, इसके ऊपर हमने दो तीन टॉपिक्स पे ऊपर डिस्कस कर लिए हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों ये वार छिड़ा, आखिर वार का कारण क्या है और इस सिचुएशंस का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। उसके ऊपर हमने दो तीन वीडियो इस पर बनाए हुए हैं और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स उसमें हैं। आज हम एक अलग पॉइंट्स पे इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम दो तीन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है और वेस्टर्न कंट्री के द्वारा रसिया के ऊपर क्या, मतलब एक कार्रवाई के रूप में क्या किया जा रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ना अपने नागरिकों को, मतलब खासकर इंडियन स्टूडेंट्स को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वह है, उसका नाम दिया गया ऑपरेशन गंगा। और इस ऑपरेशन गंगा के तहत सिर्फ भारतीय सिटीजन को ही नहीं निकाला जा रहा, बल्कि अपने नेबर कंट्री के जो पड़ोसी देश है ना, उनके नागरिक को भी निकाला जा रहा है। इसमें बांग्लादेश, नेपाल, इवन पाकिस्तान के लोगों को भी यूक्रेन से बाहर निकाला गया है इस वार सिचुएशन से भी, ठीक है। इसका दूसरा एंगल, हमारे डिस्कशन का दूसरा एंगल ये है, पॉइंट्स ये है कि जितने वेस्टर्न कंट्री है ना, उन्होंने एक फाइनेंशियल वार डिक्लेयर कर दिया रसिया के अगेंस्ट। इसमें हुआ क्या है, देखिए, रसिया में जितने भी यूरोपियन कंट्री के जो कंपनियां हैं ना, उन्होंने धीरे धीरे अपना जो संचालन है ना, प्रोडक्शंस है, जो कंपनियां, वो धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिए हैं। इसमें जो फाइनेंशियल सेक्टर की जो कंपनियां हैं ना, इसमें सबसे मेजर है मास्टर कार्ड, वीज़ा, ये दो कंपनियां हैं। इसके अलावा एप्पल ने भी अपना प्रोडक्शन जो है वो बंद कर दिया है। इसके अलावा अमेरिकन एक्सप्रेस और भी तमाम कंपनियां जो है ना, वो रसिया में अपना संचालन जो है, अपना प्रोडक्शन जो है, अपने कंपनी के जो संचालन है उसको रोक दिए। इसका असर ये हुआ ना कि अभी सोशल मीडिया और बहुत से आर्टिकल, न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से ये देखने को मिला ना कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ना स्टेशन और एटीएम के पास ना काफ़ी लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, इवन रसिया में। और वार सिचुएशन में छिड़े जो नेबर कंट्रीज़ है, खासकर रसिया के जो पड़ोसी देश है और रसिया में जो लोग रह रहे हैं, उनके उनके ऊपर भी ये इम्पैक्ट पड़ा। इसमें हुआ क्या है कि देखिए, बैंक और जो पर्सन्स होते हैं ना, उनके उनके पास जो एक एटीएम कार्ड होता है ना, एक तरह से वो मतलब एक प्लास्टिक करेंसी की तरह होता है। और उसमें डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए वो फुलफिल करने के लिए ना, ये दो कंपनियां, मेजर कंपनियां काम करती है, ठीक है। इन कंपनियों के माध्यम से डिजिटल भुगतान जो है, पेमेंट किया जाता है। और इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें होता ये है ना कि इन कंपनियों ने जैसे अपना संचालन बंद कर दिया ना, तो जितने भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स जो हो रहे थे ना, वो बंद हो गए, ठप पड़ गए। तो हुआ क्या है कि इससे लोगों में क्या था ना कि जो डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे थे ना, वो बंद हो गए धीरे धीरे। अब रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे, वहाँ पे हुआ क्या कि लोग बहुत ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करने के आदी हो गए थे, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में इसका पेमेंट करते थे अपने कार्ड के थ्रू या अदर मैकेनिज्म के थ्रू। मतलब एक तरह से डिजिटल पेमेंट के मतलब हैबिचुअल हो गए थे। तो ये दो कंपनियां जो है ना, मास्टर और वीज़ा, ये दोनों डिजिटल पेमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इन्होंने जैसे अपना संचालन बंद कर दिया ना, तो बैंकिंग सिस्टम के जुड़े ये कंपनियां जैसे बंद हुई ना, तो लोगों में डिजिटल पेमेंट करने में जो दिक्कतें सामने करना पड़ रहा था। इससे हुआ क्या कि जैसे ये अपना काम करना बंद कर देंगे, तो डिजिटल ट्रांजेक्शन हो नहीं पा रहे थे, तो लोग ज़्यादातर कैश निकालने के लिए एटीएम में लगे। और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ना, काफ़ी ज़्यादा से नंबर ऑफ जो पीपल है, वो एटीएम के लाइन में खड़े हुए देखने को मिले। तब यहीं से एक बहस छिड़ गई कि क्या यूरोपियन कंट्री जो है, इसको एक टूल की तरह यूज़ नहीं कर सकते अगर किसी कंट्री से वार सिचुएशंस अगर क्रिएट हो गया तो। इसी को देखते हुए ना, अब एक फाइनेंशियल वार सिचुएशन भी सामने आ गया, एक बहस का मुद्दा आ गया कि अगर किसी कंट्री के ऊपर किसी दूसरे कंट्री का अटैक होता है, तो अगर यूरोपियन कंट्री की जो कंपनियां हैं ना, तो क्या फाइनेंशियल टूल की तरह, एक फाइनेंशियल वार की तरह इसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसी को देखते हुए ना, भारत में पहले से ही ये दो चीज़ें, जो मैकेनिज्म है ना, इसको ऑपरेट किया जा रहा है। इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हुआ क्या, 2014 में जब
मोदी गवर्नमेंट आई ना, उन्होंने जनधन एक स्कीम चलाया, जनधन खाता खोला। और वो जनधन खाता जब खोला ना, तो जनधन खाते में जो कार्ड दिए जा रहे थे ना, वो रुपी कार्ड थे। एक तरह से भारतीय क्रेडिट कार्ड का एक खाका तैयार करने की कोशिश की गई थी। मतलब इंडियन जो ट्रांजेक्शन सिस्टम जो है ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म का, उसको बनाने का एक व्यवस्थित रूप देने की कोशिश की गई थी। और ये रुपये कार्ड दिया जा रहा था। इससे हुआ क्या कि एक अल्टरनेटिव वे बन गया। जो पहले मास्टर कार्ड और वीज़ा का बहुत ज़्यादा दबदबा हुआ करता था ना फाइनेंशियल सेक्टर पे, वो धीरे धीरे इस मैकेनिज्म ने जगह अपना ले लिया। ठीक है, इसमें इसको हम एक आंकड़े के माध्यम से समझते हैं। देखिए, वीज़ा और ये मास्टर कार्ड है ना, मैंने पहले डिस्कस किया कि बैंक और जो कंज्यूमर होता है ना, उसके बीच एक लिंकेज का काम करता है जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के करने के लिए। उसमें होता क्या है कि जैसे आप किसी कार्ड से या अदर किसी इस मैकेनिज्म से आप ट्रांजेक्शन करते हैं ना, अगर वो आपके पास अगर किसी बैंक का एटीएम है, वो वीज़ा और मास्टर है, हालांकि मास्टर कार्ड धीरे धीरे अब चलन से बाहर हो रहा, वीज़ा कार्ड काफ़ी ज़्यादा चल रहा। जैसे आप उस कार्ड से पेमेंट करते हैं ना, एक डिजिटल पेमेंट जब करते हैं ना, तो एक हिस्सा जो है ना, 2 से 3% वो चीज़ें हैं ना, उस कंपनी को भी जाता है। ठीक है, वो भुगतान जाता है उस कंपनी को भी। ठीक है, अब इसमें यह है कि ये जो भारतीय मैकेनिज्म जब स्टार्ट हुआ ना, तो वो धीरे धीरे जो संचालन है उसका ना कम होने लगा। तो एक लॉबी भी छिड़ गई कि जो मास्टर कार्ड, जो यूरोपियन कंपनी की जो कंपनियां थी ना, उन्होंने लॉबी करना शुरू कर दिया कि ये जो कार्ड का संचालन जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट करेंसी के रूप में इस चीज़ को, हमारे ट्रांजिशन को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। मतलब उनका जो प्लेटफॉर्म है उनका नुकसान कर रही है, ऐसा उन्होंने एक लॉबी करना शुरू किया। इसमें हुआ ये क्या कि ये रुपये कार्ड का असर ये हुआ, इस कार्ड का धीरे धीरे ये कार्ड ना उन दोनों, मतलब जो कंपनियां था ना, वीज़ा और मास्टर कार्ड, उनकी जगह ये लेने लगा। तो वो जो भुगतान की राशि जो अदर कंट्री को जा रही थी ना, वो भारत में रही। ठीक है, और ये लगभग निःशुल्क इसको बनाया गया कि इस पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे स्टार्टिंग में भी, और ऑलमोस्ट अभी भी ऐसा है कि कोई चार्जेस नहीं होते हैं ज़्यादातर मतलब डिजिटल ट्रांजिशंस में। तो ये एक पहले से ही एक टूल की, मतलब पहले से ही इसका एक तैयारी हो रहा था। अगर ये चीज़ें सपोज डेट रसिया और यूक्रेन का वार सिचुएशन जो अभी चल रहा है, अगर ये इंडिया में होता तो ये क्या होता, वेस्टर्न कंट्री तो पूरे जो अपना जो मैकेनिज्म उसको तो बंद कर रहे थे। तो अगर मान लीजिए सिचुएशन, अगर मान लीजिए हमारे पास ये प्लेटफॉर्म ना होता, तो एक अल्टरनेटिव वे बना हमारे लिए ना। इससे हुआ क्या कि 2020 तक ना, 2020 तक ये जो आंकड़ा था, जैसे 2017 तक ना, डिजिटल जो भुगतान था ना, वो ऑलमोस्ट जो था ना 15% था। ठीक है, जिसकी हिस्सेदारी बढ़कर 2020 में ना 60% हो गई, यानी 15% से बढ़कर 60% हो गई इस भुगतान की, इस प्लेटफॉर्म की यूजेज। ठीक है, वहीं दूसरी ओर यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका भी चलन बहुत ज़्यादा बढ़ा। 2014 में जब 2014 में जब एक नई सरकार देश में बनी ना, तो उन्होंने डिजिटल पेमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, डिजिटलाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। यानी 2014 से पहले ना डिजिटल पेमेंट की अगर बात करें ना, तो लगभग जो परसेंटेज थे वो कुछ खास नहीं थे। जो 2021 में बढ़कर ना, 21 की अगर 2021 की बात करें तो ये आंकड़ा बढ़कर 47% हो गया, ये यूपीआई पेमेंट के थ्रू माध्यम से। यानी आप जब कुछ चीज़ें लेते हैं ना, तो अपने फ़ोन से एक पेमेंट जनरेट करते हैं। मतलब आप कोई भी चीज़ें लेते हैं तो स्टोर में, मेडिकल स्टोर्स या अदर भी जगह पे, तो यूपीआई के माध्यम से आप डिजिटल पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है आपको डिजिटल, मतलब पूरा बैंकिंग सिस्टम आपके मोबाइल में आपके सामने आ गया। तो ये दो मैकेनिज्म जो है ना, ये दो जो प्लेटफॉर्म है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के जो फाइनेंशियल सेक्टर के। ठीक है, हमने एक
डाटा के ऊपर समझा कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। देखिए ये यूपीआई की चलन आज इतनी है ना कि यूएई जैसे देश में ना इसकी चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अब ये यूक्रेन और रसिया जो वार चल रहा है उसमें जो फाइनेंशियल वार जो छिड़ा हुआ है उसमें ये जो प्लेटफॉर्म है ना यूपीआई, इसकी इंपॉर्टेंस ना सिर्फ खाड़ी देशों में है, इवन अदर कंट्री में भी जिनके पास ये मैकेनिज्म नहीं है उनके ऊपर भी ये यूपीआई काफ़ी ज़्यादा लुभाने का काम कर रही है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी तरीके से वार सिचुएशंस क्रिएट होता है तो जो यूरोपियन कंट्री है और यूरोपियन कंपनी है वो एक टूल की तरह इस चीज़ को यूज़ करेंगी। तो अगर आपके पास एक स्टेबलिश मतलब ऑन मैकेनिज्म होता है फाइनेंशियल सेक्टर में तो आप इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो ये गवर्नमेंट की एक अच्छी पहलू है आत्मनिर्भर भारत को के ऊपर, जो फाइनेंशियल सेक्टर में इसको इम्प्रूव करने के लिए ये गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी पहल हो रही है। ठीक है, इसको सराहना भी काफ़ी ज़्यादा, इसकी जो रोल्स है अब बहुत ज़्यादा धीरे कोविड-19 के समय हमने देखा बहुत सारे, जब कोविड-19 के सिचुएशन हो रहे थे उस समय हमने देखा कि डिजिटल पेमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। उसमें यूपीआई का जो था उसमें काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। क्योंकि उसमें क्या था कि एक दूसरे को क्या था कि डिस्टेंस ज़रूरी थी, तो डिस्टेंस ज़रूरी के लिए हम एटीएम का रुख तो आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, कम कर पा रहे थे। उसमें जो हम पेमेंट कर रहे थे ना वो यूपीआई के थ्रू ही कर रहे थे। इसीलिए ये जो मैकेनिज्म है ना ये आत्मनिर्भर भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अब के सिचुएशन में ये काफ़ी ज़्यादा इसकी जो उपयोगिता है वो काफ़ी बढ़ गई है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने यूक्रेन और रसिया के बीच जो वार चल रहा है उसमें एक फाइनेंशियल जो वार का जो इशू है ना वो काफ़ी ज़्यादा चलन में है, उसमें इंडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसका असर क्या हो रहा है और इंडिया किस तरह आत्मनिर्भर भारत के ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ रहा है, इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया। आई होप सो आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।